हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का टॉपिक जूलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोर्ड एग्जाम्स के मद्देनजर 12 के टॉपिक्स आपको सारा एक्सप्लेन करके सारे डिटेल्स में जिस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, नीट में कैसा पैटर्न आता है, तो ये सारे तरीकों से हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सबसे पहले चैप्टर चालू करने से पहले एक चैप्टर का ब्लूप्रिंट जान लीजिए कि पूरे चैप्टर भर हमको कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज देखनी है, सुननी है, याद रखनी है, क्या क्या पार्ट्स पढ़ने हैं, राइट। आइए देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है व्हाई डज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो पहला सवाल तो ये कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये क्यों कैपेबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको ऐसा क्यों इंटेंट या अर्ज आता है, जो भी बोल लीजिए, लेकिन ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी है, वो अपने लाइफ स्पैन में रिप्रोड्यूस कंटिन्यूअसली, मैक्सिमम लोग कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो व्हाई डज द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? तो इसका जवाब है टू कंटिन्यू देयर रेस, टू कंटिन्यू इट्स रेस, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली ट्री बढ़ाने के लिए। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक इंटेंट है कि उनको अपने लाइफ स्पैन में रिप्रोड्यूस करना है। अब ये जो चैप्टर है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। तो आगे से हम जो भी चीजें डिस्कस करेंगे या जो भी चीजें पढ़ेंगे वो ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में होगा, ह्यूमंस में मेल्स और फीमेल्स के कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो यहाँ पर है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, ये स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी बुक की लाइन है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब उन बच्चों के लिए भी ये वीडियोस है, वो बच्चे भी ये वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं या इससे पहले उन्होंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको छोटी से छोटी चीजें भी समझाऊंगा इस लेक्चर में। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, तो बेटा याद रखना बायोलॉजी में आपको कभी भी अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग वर्ड आता है तो ये ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा, बहुत जगह सुना होगा, लिखा रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो उसमें किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? गैमेट्स का। किसका फॉर्मेशन होगा? गैमेट्स का। अब इस चैप्टर में मेल गैमेट है ह्यूमंस में स्पर्म और फीमेल गैमेट क्या है? ओवम। तो बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया है तो उसमें क्या इन्वॉल्व होंगे बेटा? गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे। आइए फिर मैंने यहां पर मेंशन किया है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को समझेंगे, किसके बॉडी में कौन सा ऑर्गन रहता है ये जानेंगे। साथ ही इस चैप्टर में एक और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मेल और फीमेल का जो बॉडी है वो मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली भी एकदम ज्यादा सेम नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि उनके बॉडी में ऐसे विजिबल चेंजेस हमको दिखते हैं मॉर्फोलॉजिकल मेल और फीमेल में, जिसके कारण इनके बीच में हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ऑलराइट, तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस हैं उनको हम बोलेंगे सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या वर्ड देंगे उनके लिए? सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो मेल और फीमेल के जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है? मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बोलने का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल प्यूबर्टी आई। क्या आई बेटा? प्यूबर्टी आई। अब प्यूबर्टी क्या है? एनीवन क्लास में किसी को पता है बेटा प्यूबर्टी क्या है? यस, वेरी गुड। प्यूबर्टी क्या है? जब बॉडी में गैमेट बनना चालू हो जाए। एक आसान सा डेफिनेशन, एक आसान सा जवाब कि प्यूबर्टी वो टाइम है जब मेल और फीमेल के बॉडी में क्या बनना चालू हो जाए बेटा? गैमेट्स बनना चालू हो जाए। तो गैमेट, ये जो स्पर्म और ओवम है, ये कब बनेंगे? जब कौन सा टाइम आएगा? प्यूबर्टी। ठीक है। अब प्यूबर्टी कैसे आती है, क्यों आती है, ये हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जब आगे डिटेल में जाएंगे तब आपको मैं समझाऊंगा। अभी याद रखना है सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अच्छा, सभी लोग एक छोटा सा वर्क कर लेंगे। मैंने आपको बता दिए सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब शरीर के बाहर और शरीर के अंदर के थोड़े बहुत डिफरेंसेस। तो आपको ये सभी लोगों को नोट करके लाना है नेक्स्ट लेक्चर में
कि क्या डिफरेंसेस है। जो बच्चे घर बैठे देख रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल मोड से देख रहे हैं, आप लोग भी एक डिफरेंस बनाइएगा, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो प्यूबर्टी के बाद विजिबल होते हैं, हार्मोन्स के कारण आते हैं, ये आप लोग नोट्स बनाइएगा। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अब इस चैप्टर में हम लोग जो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे उसका एक हायरार्की होगा, उसका एक ऑर्डर होगा, इसी ऑर्डर में पूरे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो ये जो ऑर्डर है इसमें सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर दिए गैमेटोजेनेसिस। हमने अभी डिस्कस किया कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो कब हो रहा है, प्यूबर्टी में हो रहा है। अब ये जो प्यूबर्टी है, ये प्यूबर्टी किसके कारण आती है, हार्मोन्स, और वो जो हार्मोन्स का ग्रुप है जिनके कारण प्यूबर्टी आती है उनको बोलते हैं एंड्रोजन्स। क्या बोलते हैं उनको, एंड्रोजन्स। मेल एंड्रोजन का नाम होगा टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल एंड्रोजन का नाम होगा एस्ट्रोजन। तो पहला है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनेगा। गैमेट बनने के बाद इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब जब मेल गैमेट स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो जाता है, उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट आपस में कंबाइन होंगे, मर्ज होंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट वाला स्टेज है ना, ये जाइगोट वाले स्टेजेस से क्या होगा, जैसे मान लो कि ये जाइगोट बना है। अब ये जो जाइगोट है ना, इसमें ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ डिफरेंट सेल्स बनते जाएंगे जिनको अपन ब्लास्टोमियर्स बोलने वाले हैं। तो ये जाइगोट बनने के बाद सेल डिवीजन का प्रोसेस चालू होगा, फिर धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स और पार्ट्स बनेंगे। जाइगोट जब यूट्रस, वूम्ब, गर्भाशय, इस रीजन में जब जाइगोट आकर अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा फाइनली, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से 9 महीने का जो पूरा ड्यूरेशन है, जैसे ह्यूमंस में है 9 मंथ्स तक फीमेल प्रेग्नेंट रहती हैं, तो वो जो पूरा ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को जेस्टेशन बोलेंगे। जेस्टेशन कंप्लीट करने के बाद जब हम आसान भाषा में बोलते हैं कि डिलीवरी होने वाली है, उसका टेक्निकल वर्ड क्या है, पार्ट्यूरेशन। तो ये जो हायरार्की है, ये जो ऑर्डर है, ये नीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है, 12 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो ये जो हायरार्की और ऑर्डर है ये आपने याद रखना है। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट है सेक्स ऑर्गन्स। अब इस चैप्टर में तो पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी पढ़ना है, सेक्सुअल ऑर्गन्स भी पढ़ना है। चलिए उनको समझते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनकी 2 मेजर कैटेगरीज हैं। एक है प्राइमरी या एसेंशियल, सेकंड है सेकेंडरी या एक्सेसरी। ऑलराइट, अब ये जो प्राइमरी या एसेंशियल है, एसेंशियल क्यों बोल रहे हैं, प्राइमरी क्यों नाम दिया, क्योंकि इन लोग गैमेट भी बनाते हैं और हार्मोन भी बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन लोग गैमेट भी बनाते हैं और हार्मोन भी बनाते हैं, इसी कारण से इनको बोलते हैं प्राइमरी। मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा, टेस्टिस। क्यों, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनता है, टेस्टिस के अंदर ही हार्मोन बनता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। वैसे ही फीमेल्स में ओवरी होगा, ओवरी के अंदर ओवम बनता है और कौन सा हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजेंस। अब यहाँ पर है सेकेंडरी और एक्सेसरी डक्ट्स, ये भी मेल फीमेल दोनों में होगा, सही है। अब इनका जो डिटेल्ड है ये आगे लेक्चर्स में स्लाइड्स में आपको मिलेगा। सेकेंडरी और एक्सेसरी डक्ट्स का फंक्शनिंग क्या है, इन लोग हार्मोन भी नहीं बना रहे, इन लोग गैमेट भी नहीं बना रहे, तो इन लोग क्या करते हैं, देखो इन लोग गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प किए, नरिशमेंट में हेल्प किए और उनको टेम्पररी स्टोर करके रखते हैं। ऑलराइट, तो ये जो 3 फंक्शन है ये किसके होते हैं, सेकेंडरी और एक्सेसरी डक्ट्स। अपन आगे के लेक्चर्स में इनको डिटेल में जानेंगे। फिर अभी मैंने आपको जो फर्स्ट स्लाइड में बताया ना, यहाँ पर एंड्रोजन्स, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड्रोजन वर्ड मैं कब बोलूंगा, जब मुझे टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को कंबाइनली वर्ड बोलना है, एक टर्म के लिए बोलना है, तब मैं क्या बोलूंगा उन्हें, एंड्रोजन्स। फिर क्या है, एक टर्म है गोनेड्स। क्या है बेटा, गोनेड्स। अब गोनेड्स वर्ड कब यूज करूंगा, जब मुझे टेस्टिस और ओवरी को साथ मिलाकर बोलना है, तब मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, गोनेड्स। एग्जाम के लिए याद रखना है, एक क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड है, पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा,
जो भी गोनेड्स होते हैं उनका ओरिजिन क्या होता है बेटा, मीजोडर्मल ओरिजिन। जिनको नहीं पता है, मीजोडर्म टोटल 3 जर्म लेयर्स में से एक जर्म लेयर का नाम है मीजोडर्म। ये जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों को मिलाकर जर्म लेयर्स बोलते हैं। ये जो जर्म लेयर्स होती हैं इनसे ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ये अपन आगे इस चैप्टर में पाएंगे और क्लास में डिस्कस भी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स में है एक पेयर टेस्टिस, एक जोड़ी वृषण, एक्सेसरी डक्ट्स, बेटा एक्सेसरी डक्ट्स को हिंदी में बोलेंगे सहायक नलिकाएं। फिर है एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स के लिए फिर क्या वर्ड आ जाएगा, सहायक ग्रंथियां। फिर फोर्थ है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम बोलेंगे बाहरी जननांग। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, पेल्विक रीजन में है, ये आप सभी को पता है। ये टेस्टिस का एक सेक्शन है। इस सेक्शन में हमको हिस्टोलॉजी भी दिख रहा है टेस्टिस का। हिस्टोलॉजी दिख रहा है मतलब टेस्टिस में कितने लेयर्स हैं। तो टेस्टिस टोटल 3 लेयर से बना है, इसीलिए हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, डेंस। हमारी बुक में भी है ये, एनसीईआरटी बुक में। तो टेस्टिस में टोटल 3 लेयर्स प्रेजेंट है। ये जो 3 लेयर्स हैं, इन 3 लेयर्स को ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वस्कुलोसा बोलते हैं। इस डायग्राम में आपको ये दिखेगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजिनालिस। हिस्टोलॉजी के साथ साथ इस डायग्राम में हमको टेस्टिस की एनाटॉमी के भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिख रहे हैं। अब इसके एनाटॉमी में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो, ये रेड वाला पोर्शन, इसके बीच में व्हाइट कलर के ऐसे कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे आप, सही है। तो ये जो ऐसे टेस्टिस के अंदर आपको कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। अब टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं 250 इन ईच। एक टेस्टिस में टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स 250 होते हैं, तो अगर टोटल पूछा गया तो हम बोलेंगे 500, सही है। अब एनाटॉमी में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारे कंपार्टमेंट्स हैं, इनको हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोल दिए। फिर इस कंपार्टमेंट के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं इस तरीके से। इन कंपार्टमेंट्स के बीच में ऐसे पूरे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हर कंपार्टमेंट में रहेगा। हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं अंदर। तो अगर हम टोटल पूरे टेस्टिस में देखेंगे, तो दोनों टेस्टिस को अगर मिलाएंगे तो लगभग 750,000 के आसपास सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमको वहां मिलता है, सही है। तो यहाँ पर आपको बता दिया टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। फिर टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के बाद हमने पढ़ लिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास ये आपको ऐसा जाली जैसा, नेट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पर, इस तरीके से कुछ। तो ये जो वेबी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं रीटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसे, रीटी टेस्टिस। अब ये जो रीटी टेस्टिस है, ये रीटी टेस्टिस फिर से डिफरेंट डक्ट्स निकालेगा। तो ये जो आगे की डक्ट्स हो जाएंगे रीटी टेस्टिस के बाद, उसे वासा डिफरेंशिया, फिर वहां से एपिडिडाइमिस। आगे की स्लाइड्स में आपको डायग्राम में मैं समझाता हूँ।
तो ये है टेस्टिस का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और उसका ये क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर टेस्टिस का एक डिटेल्ड नोट्स आपके लिए बना हुआ है। अगर हम एडल्ट टेस्टिस की बात करते हैं तो अडल्ट्स में टेस्टिस का डायमेंशन है 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड। टेस्टिस का लोकेशन क्या है? सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच या बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेल और फीमेल दोनों में जो उनके गोनेड्स हैं टेस्टिस ओवरी वो बॉडी के अंदर ही बनते हैं। मेल्स में जब 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड चलता है तो उस समय एक टाइम ऐसा आता है जिसमें टेस्टिस जो है वो बॉडी के अंदर से बाहर एक स्किन के फोल्ड में आकर लटक जाता है। उस स्किन के फोल्ड को बोलते हैं हम स्क्रोटम, पाउच जैसा या बैग जैसा। अब ये जो स्क्रोटम है ये मसल्स इसमें प्रेजेंट है। 2 ग्रुप्स है मसल का, एक डार्टोस है एक क्रीमास्टर है। तो ये जो डार्टोस है इसमें लिखा हुआ रिंकलिंग, रिंकलिंग मतलब सिकोड़ना, क्रीमास्टर मतलब लोअरिंग एलिवेशन, मतलब बाकी समय जब टेस्टिस का जो भी फंक्शनिंग है वो ये मसल्स कंट्रोल करेंगे। तो 2 ग्रुप ऑफ मसल्स आपको याद रखने, डार्टोस क्रीमास्टर। अब जो स्क्रोटम है ना उसे हम बोलते हैं कि स्क्रोटम जो है वो थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रेगुलेशन। अब स्क्रोटम थर्मो रेगुलेशन कैसे कर पाता है? मतलब पहले तो ये बता दो कि थर्मो रेगुलेशन से कैसे करता है। थर्मो रेगुलेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्क्रोटम के कारण टेस्टिस के अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो ह्यूमन बॉडी के मुकाबले 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, कम रहता है। तो बोलने का मतलब हमारा आइडियल टेम्परेचर रहना चाहिए 37, तो 2 से 2.5 डिग्री कम रख रहा है। वो क्यों कम रखता है? ताकि कौन सा प्रोसेस हो सके टेस्टिस के अंदर? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये नेसेसरी है। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए वो टेम्परेचर 34.5 या 35 जो टेम्परेचर है वो नेसेसरी है। सही है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन कौन करके रखा? स्क्रोटम। ये अपन जान लिए। अब कैसे मेंटेन करता है? ये जो लिखा ना रिंकलिंग, लोअरिंग एलिवेशन, तो क्या होता है जैसे जब हमारे सराउंडिंग में लो टेम्परेचर या ठंड का मौसम या ठंड का मौसम में लोअर टेम्परेचर मान लो, तब क्या होता है बहुत ज्यादा ठंडी से जब बॉडी एक्सपोज होती है तो ये जो डार्टोस मसल है ना ये सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है स्क्रोटम। तो उसके कारण क्या होता है जो टेस्टिस है वो मेल के बॉडी के थोड़ा पास आ जाता है जिससे वो थोड़ा टेम्परेचर रेगुलेट किया। अब जब नॉर्मल टेम्परेचर रखा है, सब नॉर्मल टेम्परेचर है, तो हमारा जो स्क्रोटम है वो फ्लैसिड या रिलैक्स जैसा रहता है। तो यहाँ पर सारी चीजें कौन से मसल्स या यहाँ पर कौन सा मसल्स एक्टिव रहता है उस समय? क्रीमास्टर मसल। ये लोअरिंग करने में भी हेल्प करता है और एलिवेटिंग करने में। सही है। तो 2 मसल्स स्क्रोटम के याद रखना। मैंने ये भी बता दिया कि थर्मो रेगुलेशन जो हम वर्ड बोल रहे हैं वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये डार्टोस क्रीमास्टर मसल्स के कारण भी ये असिस्ट करते हैं थर्मो रेगुलेशन में। ठीक। फिर अपन ने भी डायग्राम देखा था, हिस्टोलॉजिकली 3 लेयर्स है। ट्यूनिका वेजिनालिस सबसे आउटर वाली लेयर थी, आगे डायग्राम में है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल लेयर है, इसे एक्चुअल लेयर बोलते हैं। इसी से सेप्टम जो अंदर के डिविजन्स होते हैं वो बनते हैं। ट्यूनिका वास्कुलोसा सबसे इनरमोस्ट लेयर है। अब बेटा फिर उन बच्चों के लिए जो जिनको ये वर्ड्स का मतलब नहीं पता, बायोलॉजी में कहीं पर भी वस्कुलर वर्ड आता है तो उसका मतलब होगा, जूलॉजी में वस्कुलर वर्ड का मतलब होगा कि वहां पर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होंगी, वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो या ब्लड फ्लो अच्छा होगा, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज या बहुत सारा ब्लड। बॉडी में आपको जब वस्कुलर वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? अब जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर सारा जो चीज है वो ब्लड में ही एब्जॉर्ब होके सब इधर उधर आता है, ऑक्सीजन जरूरी चीज है, तो वैसे ही प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम हम पढ़ते हैं तो उसके लिए आएगा वहां वस्कुलर टिश्यूज। सही है। तो यहाँ पर जूलॉजी में वस्कुलर मतलब जहां पर बहुत ज्यादा या बहुत अच्छा ब्लड फ्लो प्रेजेंट। ठीक। एक चीज और आपको ये समझ आ गया है कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, ठीक है, पाउच जैसे स्ट्रक्चर में। स्क्रोटम और टेस्टिस एक पॉइंट पर
आपस में, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के ऊपर एक पॉइंट पर अटैच जैसा रहता है, उस कांटेक्ट वाले एरिया को हम बोलते हैं गुबर्नाक्यूलम। गुबर्नाक्यूलम ना फाइबर्स का बना है, फैटी टिश्यू बोल सकते हो, फाइबर्स बोल सकते हो। तो गुबर्नाक्यूलम एक पार्ट है जो आपको याद रखना है, ये स्क्रोटम और टेस्टिस का एक मीटिंग पॉइंट, या मीटिंग पॉइंट मतलब उस पॉइंट पर ये कांटेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस स्लाइड में, टेस्टिस के जो अपन लेयर्स पढ़े हैं और जो मसल्स पढ़े हैं अभी आपको जो बताया हूं, उसका लोकेशन और उसके बारे में। तो सबसे पहला देखो, यहाँ ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, यहाँ दिख गया अपन को। फिर देखो ट्यूनिका वेजिनालिस है, ये वाला पॉइंट ट्यूनिका वेजिनालिस, यहाँ ये वाला पॉइंट ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहाँ। फिर क्रीमास्टर मसल, ये देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरा मसल कौन सा है, क्रीमास्टर। फिर ये फेशिया है, फेशिया मतलब कनेक्शन, उसके बाहर है डार्टोस मसल बाहर की तरफ, और क्रीमास्टर मसल है अंदर की तरफ। ये आपको एक चीज अगर नोट करना है तो आप कर लेना, आउटर और इनर, और सबसे बाहर है स्किन, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं आपको। अब देखो उस डायग्राम में भी मैंने आपको बताया था, इसमें भी देख लो, समझ लो, अगर और एक बार जानना है तो। ये देखो, ये ब्लैक कलर से दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, ये कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, कौन बताएगा? ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं इन कंपार्टमेंट्स को? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। फिर आप देखो कि इस टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर अपन को ऐसा कॉइलिंग दिख रहा है ना, ये कॉइलिंग। तो ये जो पूरे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या है ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। फिर आप देखो, यहां देखो ऐसे पूरा नेट जैसा स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो पार्ट है इसी को हमने बोला था रीटी टेस्टिस। क्या बोले थे इसे? रीटी टेस्टिस। फिर देखो रीटी टेस्टिस के बाद यहाँ पर डक्ट्स, सही है। तो ये सारे जो डक्ट्स हैं ये एक्सेसरी डक्ट्स हैं सारे, यहाँ पर वासा फ्रेंशिया हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, सही है। चलिए, तो ये और एक टेस्टिस का सेक्शन आपको समझा दिए। अब ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस अलग से ही हमने इम्पोर्टेंट या प्रोमिनेंट इसलिए पढ़ा है क्योंकि एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स हैं, हेड, मिडिल और टेल, जिसे हम कैपुट, कॉर्पस और क्या बोलते हैं, कॉर्डा बोलते हैं। टेस्टिस जो कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, हमने टेस्टिस के बारे में उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी, टेस्टिस के डायमेंशंस पढ़े, टेस्टिस की एनाटमी देखी। इस एनाटमी में हमने एक्सेसरी डक्ट्स देखकर अलग अलग लेयर्स देखे टेस्टिस के, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वस्कुलोसा। फिर टेस्टिस के अंदर में हमने कंपार्टमेंट्स देखे जिसको हमने बोला था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमको क्या दिखे थे? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है ना वो एक स्ट्रेट डक्ट है, मतलब वो ऐसा घूमी हुई नहीं है। आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे ऐसे कॉइल्ड, तो जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है वो कैसे डक्ट्स हैं बेटा? स्ट्रेट डक्ट्स है, राइट। तो ये डायग्राम हमने देखा, इसको डिस्कस किया था कल। फिर ये जो सेक्शन है टेस्टिस की लेयर्स, इसमें आपको और क्लियरली दिखाई दे रही है। ये देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस का पार्ट। फिर हमने 2 जो मसल्स के बारे में डिस्कस किया था, डार्टोस मसल्स एंड क्रीमास्टर मसल, उसको मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया। ये क्रीमास्टर मसल है, ये डार्टोस मसल है,
और ये स्क्रोटम की बाहर की क्या है, स्किन है, राइट। फिर मैंने आपको ये वाली स्लाइड दिखाई जिसमें आपको अलग अलग फंक्शनिंग पता चला। किसके फंक्शनिंग पता चले बेटा, एपिडिडाइमिस के। हमने 3 पार्ट पढ़ा था, कैपुट पढ़ा था, कॉर्पस पढ़ा था और क्या पढ़ा था बेटा, कॉर्डा पढ़ा था। तो ये स्लाइड आप देख चुके हैं। नेक्स्ट मैंने नोट्स जो है एपिडिडाइमिस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मैं मेंशन कर देता हूँ पार्ट्स। तो ये एपिडिडाइमिस के अलग अलग पार्ट्स थे, कैपुट हेड पार्ट, कॉर्पस बॉडी पार्ट और सबसे जो लास्ट पार्ट था वो क्या था, टेल पार्ट था। तो इसके अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे कैपुट हेड वाला पोर्शन है, इसमें लिखा है रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम टिब्यूल्स। टिब्यूल्स मतलब एपिडिडाइमिस के पहले कौन सी ट्यूब आई थी बेटा, कल अपन ने पाथवे पढ़ा था ना स्पर्म का, हमने कल पाथवे पढ़ा था। तो हमने कल पढ़ा था ना कि जो एपिडिडाइमिस है उसके पहले क्या आ रहा था, वासा फ्रेंशिया। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। चालू कहां से हुआ था, सेमिनिफेरस टिब्यूल से। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद टिब्यूलाई रेक्टाई था, टिब्यूलाई रेक्टाई कहां लेकर गया, रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस से चीजें कहां गई, सिक्रीशंस कहां गए, वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया से फिर जो कंटेंट है अंदर का सिक्रीशन है वो कहां चले जाएगा, एपिडिडाइमिस में, हेड वाले पोर्शन में। अब हेड जो है एपिडिडाइमिस का जो हेड है उसका फंक्शन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ टेस्टिकुलर फ्लूइड। मतलब जो भी टेस्टिकुलर फ्लूइड टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल में जो भी चीजें बनी हैं उन सारी चीजों को थोड़ा रीएब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो स्पर्म्स है वो थोड़े से थिक हो जाएंगे, थोड़े कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है। फिर अगर हम कॉर्पस या बॉडी या मिडिल पार्ट में देखें तो सिक्रीशन फ्रॉम दिस पार्ट कॉजेस। अब इस पार्ट का जो सिक्रीशन है, कॉर्पस का जो सिक्रीशन है उसके मेजर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो उनके सिक्रीशन से स्पर्म्स मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने का इन द सेंस उन लोग एक्टिव हो जाते हैं, उनमें मूवमेंट अच्छे से चालू हो जाती है। दूसरा, स्पर्म्स की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, स्पर्म्स का जो स्ट्रक्चर है, उनके अंदर जो प्रोटीन्स है वो सारी चीज भी एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी कारण से कॉर्पस या बॉडी में हमने सिर्फ 2 चीजें लिखी हैं, एक तो ये मैच्योरेशन करता है स्पर्म का और दूसरा क्या करता है, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है। थर्ड पोर्शन जो कॉर्डा या टेल वाला पोर्शन है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इट प्रोवाइड्स स्टोरेज रिजर्वायर, स्टोरेज रिजर्वायर फॉर फर्टाइल स्पर्म। फर्टाइल मतलब जो एकदम हेल्दी स्पर्म्स हैं, जो डेड नहीं है, जिनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी है, जो बचे हुए हैं, वो सारे जो स्पर्म्स हैं वो पेनिस में जाने से पहले कहाँ इकट्ठा रहते हैं, एपिडिडाइमिस के कौन से पोर्शन में रहेंगे, टेल पोर्शन में। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसके वॉल्स थिक हैं। बोलने का क्या मतलब है, एज कंपेयर टू कॉर्पस, एज कंपेयर टू कॉर्डा। हेड पोर्शन कैपुट, जो कॉर्डा पोर्शन है उसके जो टिब्यूल्स है, उन टिब्यूल्स की जो वॉल है, बेटा ट्यूब्स ऐसा गोल गोल रहेगा ना, देखो मान लो कि ऐसे ट्यूब्स है। अब ये जो ट्यूब्स है इसमें क्या बोल रहा है कि इसकी जो वॉल है यहाँ पर, किसकी वॉल बेटा, कॉर्डा की। कॉर्डा की जो वॉल है वो कॉर्डा की वॉल यहाँ पर क्या बोल रहा है, थिक बोल रहा है। अब ये जो थिक वॉल है, मान लीजिए ये कॉर्डा पार्ट है। अब ये जो कॉर्डा पोर्शन है इसमें इसकी जो वॉल है, ठीक है, इसकी जो दीवार है, परत है, वो क्या बोल रहा है बेटा, थिक है। थिक मस्कुलर वॉल विच प्रोवाइड्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग इजैकुलेशन। अब क्या हो रहा है, हमको ये पता है कि ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर पूरा टेस्टिकुलर फ्लूइड भरा हुआ है, स्पर्म्स है, लिक्विड है, बहुत सारे सिक्रीशन है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब इजैकुलेशन हो गए, इजैकुलेशन मतलब क्या होता है बेटा, पेनिस से जब सीमन और स्पर्म्स बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन के समय जो स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं, मतलब ट्यूब से पूरा फ्लो होकर पेनिस तक पहुंच रहे हैं, तो ये सारी जो ट्यूब्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब ये जो ट्यूब्स हैं ऐसे दब रही हैं, फिर रिलीज हो रही है, दब रही है, रिलीज हो रही है, जिसके कारण जो स्पर्म्स है वो प्रॉपरली अंदर से पूरा बाहर निकल सकते हैं, जिसके लिए क्या वर्ड यूज किया है बेटा, इजैकुलेशन, राइट। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एक बार फिर से देख लो, कैपुट पोर्शन में रिसीव करता है, कैपिट पोर्शन और क्या करता है,
कैपुट पोर्शन जो है वो टेस्टिकुलर फ्लूइड को थोड़ा रीअब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो स्पर्म्स है वो काफी थिक हो जाते हैं, जो सिक्रीशन है वो थिक हो गया। कॉर्पस का क्या फंक्शन है? दो फंक्शन, एक याद रखेंगे मैच्योरेशन, दूसरा याद रखेंगे फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म्स। थर्ड पोर्शन जो है कॉर्डा पोर्शन है, कॉर्डा क्या करता है? ये फर्टाइल स्पर्म्स को रोक के रखेगा जब तक इजैकुलेशन ना हो। इसकी जो वॉल्स हैं ये थिक रहेंगी बाकी दोनों के मुकाबले। ये थिक वॉल थोड़ा सा जब वॉल्स में इंट्यूज में जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, जिसके कारण जो स्पर्म्स है वो कंप्लीटली अंदर से बाहर निकल सकते हैं, राइट। तो ये था एपिडिडाइमिस के 3 पोर्शन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर जो हमको डिस्कस करना है दैट इज इंग्विनल कैनाल। एक स्ट्रक्चर क्या है बेटा? इंग्विनल कैनाल, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको लेक्चर में बताया था स्टार्टिंग में कि जो गोनेड्स है, मेल और फीमेल के जो गोनेड्स हैं, टेस्टिस और जो ओवरी है, ये जो टेस्टिस और ओवरी है ये बनते कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, शरीर के अंदर ही इनका डेवलपमेंट होता है। लेकिन मेल्स में जो टेस्टिस है वो डिसेंड होकर शरीर के बाहर कहाँ जाता है? स्क्रोटम में। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आपको मैं ये बताऊंगा कि जो एब्डोमिनल कैविटी है, बॉडी का जो एब्डोमिनल कैविटी है और उससे बाहर जो स्पर्म है, उसके बाहर जो टेस्टिस आता है, तो ये टेस्टिस और मेल का बॉडी, ये दोनों आपस में एक इंटरकनेक्टेड रहते हैं। किसके हेल्प से इंटरकनेक्टेड रहते हैं बेटा? इंग्विनल कैनाल। आप देख सकते हो यहां, अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक इंग्विनल कैनाल है, राइट। अब आप देखो कि इंग्विनल कैनाल यहाँ पर किससे लेबलिंग किया हुआ है या किसके साथ उसका एक पार्ट जुड़ा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो बॉडी के अंदर है, लोअर एब्डोमेन में है। तो ये जो इंग्विनल कैनाल है ये बॉडी के अंदर जुड़ा रहता है। ये इंग्विनल कैनाल एक पैसेज प्रोवाइड करता है बेटा। क्या प्रोवाइड करता है? पैसेज। अब किसके लिए, क्या चीज के लिए पैसेज, क्या चीज के लिए पैसेज प्रोवाइड करेगा? पैसेज मतलब अभी अपन ने पढ़ा ना कि जो स्पर्म्स है, जो टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस है ये बनते बॉडी के अंदर है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनते हैं। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी का जब 7th मंथ रहता है तो उस समय जो टेस्टिस है वो कायदे से क्या करते हैं? खिसक के लिए क्या वर्ड होगा? डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। अब देखो ये जो टेस्टिस है ये धीरे धीरे खिसक कर कहां पर? एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में आ बैठा है, और उस पाउच जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। तो अगर पूछा गया कि भाई इंग्विनल कैनाल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप उनको नीट लेवल के लिए इतना ही बोल सकते हैं कि यही जो इंग्विनल कैनाल है, इसी इंग्विनल कैनाल, ये इंग्विनल कैनाल, देखो कैनाल है, कैनाल मतलब टनल, समझते हो ना ये चीज। तो जो टेस्टिस है शरीर के अंदर जो बनता है वो स्क्रोटम तक किसके हेल्प से पहुंचता है बेटा? इंग्विनल कैनाल। तो मियरली हमको बस अभी ये याद रखना है कि एक मियरली पैसेज है, किसके लिए? टेस्टिस के लिए, शरीर के अंदर से शरीर के बाहर, राइट। तो यहाँ पर आप इंग्विनल कैनाल अच्छे से देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या लिखा है बेटा यहाँ पर? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में हमको इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के क्या याद रखना है? कंटेंट्स मतलब या कंपोजिशन बोल लो। तो कॉर्ड मतलब क्या होता है बेटा? एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर, है ना। तो बायोलॉजी में जब भी कॉर्ड बोला जा रहा है तो कॉर्ड मतलब क्या होगा? एक सिंगल चीज से नहीं बना होगा, बहुत सारी चीजें मिलकर एक कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नाम में क्या पता चल रहा है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब इसे स्पर्मेटिक कॉर्ड क्यों बोले हैं? क्योंकि ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या कर रहा है? जो टेस्टिस है, ध्यान देना बेटा, ये जो टेस्टिस है और जो हमारा ह्यूमंस का बॉडी है, एब्डोमिनल कैविटी, मेन जो बॉडी है, टेस्टिस को प्रॉपर स्पर्म बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए, ब्लड चाहिए, बहुत सारे हार्मोन्स चाहिए जो मेल्स के बॉडी में पूरा फ्लो होते हैं, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के जो कंटेंट्स अभी अपन पढ़ेंगे, ये बेसिकली क्या करते हैं? टेस्टिस तक आर्टरी पहुंचाते हैं,
फिर वेन्स रहेगा, फिर नर्व्स रहेंगे, फिर लिम्फेटिक्स रहेगा, फिर अभी वास डिफरेंस अभी अपन पढ़े थे, वास डिफरेंस जो है वो बॉडी के ऊपर जाने वाला है। तो वो सारे स्ट्रक्चर जो है वो किससे गुजरेंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड। मतलब चलिए मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिख के पूरा बता रहा हूँ। ये डायग्राम सबको क्लियर है ना, इंग्विनल कैनाल सबको क्लियर है। स्पर्मेटिक कॉर्ड का बेटा सिर्फ क्या याद रखेंगे अपन, कंटेंट याद रखेंगे, राइट। आइए देखिए यहाँ पर अगला जो हमारा स्लाइड है वो इंग्विनल कैनाल और स्पर्मेटिक कॉर्ड को बता रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इंग्विनल कैनाल। तो इंग्विनल कैनाल में मैंने क्या मेंशन किया है, इट इज ए पैसेज थ्रू विच टेस्टीज डिसेंड इनटू स्क्रोटम। अभी जैसे मैंने बताया एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है जिससे जो टेस्टीज है वो कहाँ आ जाएगा, स्क्रोटम में आ जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड टेस्टीज। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इंग्विनल कैनाल है वो एक तरीके का कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एब्डोमिनल कैविटी और नीचे किसमें बेटा, टेस्टीज, राइट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको, एक टर्म है पैसेज थ्रू विच टेस्टीज डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। अब मान लीजिए ऐसे कंडीशन होते हैं, रेयर कंडीशन है लेकिन ये कंडीशन होती है बहुत लोगों में। तो मेल्स में अमूमन क्या है कि जो टेस्टीज है वो शरीर के अंदर से निकलकर कहां पर आकर बैठ जाता है, कहां खिसक के आकर बैठ जाता है, स्क्रोटम में। किसके हेल्प से बेटा, इंग्विनल कैनाल। अब एक कंडीशन ये आ रही है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोचिडिज्म। एक कंडीशन क्या आ रही है, क्रिप्टोचिडिज्म। तो बेटा क्रिप्टोचिडिज्म में बेसिकली क्या हो रहा है, क्रिप्टोचिडिज्म क्या कंडीशन है, क्रिप्टोचिडिज्म ऐसा कंडीशन है जिसमें ये जो टेस्टीज है ये स्क्रोटम में प्रॉपरली डिसेंड होके नहीं आ पाता। तो क्रिप्टोचिडिज्म बेसिकली क्या है, क्रिप्टोचिडिज्म में जो टेस्टीज है वो इंग्विनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाता। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो हमको सिर्फ यहाँ पर क्या टर्म याद रखना है, क्रिप्टोचिडिज्म। क्रिप्टोचिडिज्म मतलब अगर टेस्टीज का डिसेंड नहीं हुआ, इफ टेस्टीज डज नॉट डिसेंड, इतना लिखने से आपको समझ आ जाएगा। अगर टेस्टीज स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाया तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोचिडिज्म। फिर जिनका ऐसा क्रिप्टोचिडिज्म आ जाता है तो उनका तो स्क्रोटम में टेस्टीज नहीं आ पाया। कल हमने पढ़ा था स्क्रोटम को हमने क्या बोला था बेटा, कल थर्मोरेगुलेटर, याद है ना सबको। हमने कल स्क्रोटम को क्या बोला था, थर्मोरेगुलेटर। तो अब सोचो थर्मोरेगुलेटर क्यों बोला गया था, उसका अपन ने फंक्शन भी पढ़ा था कि जो स्क्रोटम है वो टेस्टीज के टेम्परेचर को कितना रखता है, जल्दी कितना रखता है, 2 से 2.5 डिग्री लेस देन दी बॉडी टेम्परेचर। तो अगर टेस्टीज स्क्रोटम में नहीं आ पा रहा है तो क्या टेस्टीज के अंदर का टेम्परेचर स्पर्म बनाने के लिए आइडियल रह पाएगा, क्या नहीं रह पाएगा, राइट। तो क्रिप्टोचिडिज्म आपको याद रखना है। अब इंग्विनल कैनाल में और हमको कुछ डिस्कस नहीं करना है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, अभी अपन ने पढ़ा था ना स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो देखो स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या करता है, इट कनेक्ट्स टेस्टीज विद एब्डोमिनल कैविटी। अभी मैंने बताया ना बॉडी के अंदर से जो नर्व्स आ रही हैं, आर्टरी आ रही हैं, फिर वेन वापस बॉडी में जा रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स आ रहे हैं, वास डिफरेंस जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है बेटा, स्पर्मेटिक कॉर्ड। देखो यहाँ पर कंपोजिशन भी मेंशन किया है स्पर्मेटिक कॉर्ड का, स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वेन, स्पर्मेटिक नर्व, लिम्फेटिक्स मतलब लिम्फ। अब अगर आर्टरी वेन रहेगा तो वहां पर लिम्फ्स रहेगा ही रहेगा, कैपिलरीज होंगी और क्या रहेगा बेटा, वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस। तो ये जो सभी चीजें हैं, ये सभी चीजों को हम मिक्स करके या एक साथ जब ये ट्यूब्स प्रेजेंट रहेंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब कॉर्ड क्यों बोल रहे हैं, सबको समझ आ रहा है क्या, कॉर्ड क्यों बोल रहे हैं। अब जैसे मान लो रेड है ना, तो ये है स्पर्मेटिक आर्टरी, राइट। अब ब्लू हो गया स्पर्मेटिक वेन,
अब येलो हो गया स्पर्मेटिक नर्व, अब पिंक हो गया लिम्फ, और एक कलर हो गया वास डिफरेंस। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है गोल ऐसा है ना, ऐसा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। जैसे ये 2 पेन है मेरे पास, वैसे 5 पेन है, तो इन 5 पेन को एक साथ अगर मैं एक पोजीशन पे रखता हूं तो एक ऐसा कॉर्ड या रस्सी जैसा स्ट्रक्चर मुझे दिखता है। इसी कारण से हम इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ऑलराइट, चलिए, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गया। मैंने आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंपोजिशन बता दिए, मैंने आपको इंग्विनल कैनाल समझा दिया, इंग्विनल कैनाल क्या होता है, इंग्विनल कैनाल का डायग्राम भी बता दिया, आपको क्रिप्टोचिडिज्म भी बता दिया कि क्रिप्टोचिडिज्म एक कंडीशन है जिसमें टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाता है। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने हमारी बुक में अलग से हेडिंग है एक्सेसरी डक्ट्स या सेकेंडरी डक्ट्स। कल मैंने आपको उनका फंक्शन बताया था कि हार्मोन गैमेट नहीं बनाते हैं भाई, लेकिन ये जो गैमेट्स हैं उनके नरिशमेंट, उनके ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स या सेकेंडरी डक्ट्स में हमने पढ़ा इट कंसिस्ट ऑफ रीटी टेस्टिस, इसमें रीटी टेस्टिस प्रेजेंट है, इसमें वासा एफ्रेंशिया प्रेजेंट है, एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, वास डिफरेंस। राइट, तो एपिडिडाइमिस हम तो डिस्कस कर चुके हैं, हमको वास डिफरेंस में 1-2 पॉइंट्स याद रखना है। क्या, पहले तो ये कि एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस जो है, इनकी जो वॉल है वो बाकी दोनों के मुकाबले, रीटी टेस्टिस और वासा एफ्रेंशिया के मुकाबले थोड़ी थिक है। अब थिक होगा तो उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, थिक अगर लेयर है तो उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक है आउटर सर्कुलर मसल और दूसरा है इनर एपिथेलियम। जो बाहर की तरफ में लाइनिंग है वो कौन से मसल की बनी बेटा, सर्कुलर मसल। अब क्या याद रखोगे, यहां पर मसल आ गया है, तो अगर मसल यहां पर आ गया है तो मसल की जो प्रॉपर्टीज होंगी, क्या, कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा बेटा, रिलैक्स भी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, आउटर सर्कुलर मसल्स आ गए हैं। अब ये जो सर्कुलर मसल मैंने यहां पर लिखा है, क्या लिखा है बेटा यहां पर, सर्कुलर मसल। तो ये जो सर्कुलर मसल है ये कौन से टाइप का होगा, स्मूथ टाइप का। सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जब भी जूलॉजी में आता है, बायोलॉजी में आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल वर्ड है ये अमूमन कौन से मसल्स के पार्ट रहते हैं, स्मूथ मसल्स के। तो ये जो सर्कुलर मसल है ये स्मूथ टाइप का है और इस मसल में क्या होना है, कॉन्ट्रैक्शन होना है। अब ये जो एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस है, अगर आपको ध्यान होगा, ये एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस क्या कर रहे हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि टेस्टिस के अंदर जो डक्ट्स हैं उनके 2 डिविजन्स थे, एक इंट्राटेस्टिकुलर पार्ट था, इंट्राटेस्टिकुलर पार्ट में बेटा क्या क्या था, सेमिनिफेरस टिब्यूल था, रीटी टेस्टिस था और वासा एफ्रेंशिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि एपिडिडाइमिस और जो वास डिफरेंस है लोग टेस्टिस से बाहर निकलते हैं, फिर स्पर्म को पूरा पैसेज तक लेकर जाते हैं। तो हमको इसमें क्या याद रखना है, इधर देखो, इधर देखना, वास डिफरेंस के बाद, वास डिफरेंस से डक्ट कहां जाता है, सेमाइनल वेसिकल का डक्ट। अब सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के बाद यहां पर और भी ग्लैंड्स के डक्ट आएंगे, प्रोस्टेट, और क्या आएगा, काउपर्स, और फिर जाकर इन लोग कहां स्टोर होंगे, पेनिस में। कहां स्टोर होंगे, पेनिस में। तो ये जो सर्कुलर मसल्स है ना, व्हाट डज दे डू, मसल है कॉन्ट्रैक्शन, अभी मैंने बताया, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगर ट्यूब में होता है तो अंदर एक ऐसा पेरिस्टाल्सिस या वेव जैसा बनता है। तो ये जो मसल्स या जो ये बाहरी लेयर या आउटर लेयर के जो मसल वाली लेयर है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होने से क्या होगा, जो स्पर्म होगा वो प्रॉपरली मूव कर पाएगा अंदर ट्यूब्यूल्स में और जाकर कहां पर इकट्ठा हो जाएगा बेटा, पेनिस के अंदर। तो ये सिग्निफिकेंस किसका है, आउटर सर्कुलर मसल का, राइट। तो एपिडेमिस वास डिफरेंस हुआ। अब वास डिफरेंस में क्या लिखना है, क्या याद रखना है, वास डिफरेंस जो है वो सबसे पहले शरीर के अंदर जाएगा, ह्यूमन बॉडी के, मेल बॉडी के अंदर जाएगा
और यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ में एक चक्कर मार लेगा, एक सपोर्ट के लिए एक ऐसा बांध लेगा अपने आप को, राइट। तो यहाँ लिखा है मैंने लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। अब ध्यान देंगे क्या लिखा है कि जो वास डिफरेंस है इट मर्ज विथ, मर्ज मतलब जुड़ना, मर्ज विथ डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा स्खलन नलिका। क्या बोलते हैं? स्खलन नलिका। तो आपको याद रखना है कि वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस जाकर सेमाइनल वेसिकल, अभी अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा सेमाइनल वेसिकल क्या है। सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ जुड़कर क्या बनाएगा बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट। तो अगर हमसे पूछा गया कि इजैकुलेटरी डक्ट का कंपोजिशन क्या है, तो इजैकुलेटरी डक्ट में अपन क्या लिखेंगे? वास डिफरेंस प्लस सेमाइनल वेसिकल का डक्ट, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट अगर पूछा गया कि इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनता है, तो हमको क्या बोलना है? वास डिफरेंस और जो सेमाइनल वेसिकल है उन दोनों का डक्ट मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है? इजैकुलेटरी डक्ट और स्खलन नलिका। इजैकुलेटरी डक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? इजैकुलेटरी डक्ट जो है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो इजैकुलेटरी डक्ट है वहां स्पर्म्स स्टोर्ड रहते हैं। पेनिस से निकलने से पहले जो फाइनल स्टोरेज है स्पर्म का, जहां पर सभी ग्लैंड से सिक्रीशन भी मिलते हैं, तो हम इसे इजैकुलेटरी डक्ट में क्या बोलेंगे? स्पर्म्स स्टोर्ड। या स्पर्म से ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा पता है? यहां पर सीमन स्टोर्ड रहता है। क्या रहता है बेटा? यहाँ पर सीमन स्टोर्ड रहता है। अभी सीमन क्या होता है ये आगे आपको पता चलेगा। तो ये हो गया हमारे एक्सेसरी सेकेंडरी डक्ट्स। यहाँ भी आपको क्लियर हो गया, मैंने आपको वास डिफरेंस भी बता दिया, इजैकुलेटरी डक्ट भी हो गया, और आपको सीमन एक नया वर्ड भी पता चल गया, राइट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि कौन सा जो पार्ट है वो कहां कहां से निकलता है, ठीक है। आइए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर अपन को क्या देखना है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या देखने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको ऐसा दिख रहा होगा, ऐसे पूरे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स है, सही है। ये देखो, ये जो पूरा पार्ट है ये हमको क्या शो कर रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें आपको कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे, ये देखो ऐसे, ये कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये क्या है? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ये सारे कंपार्टमेंट्स क्या हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। फिर आप देख रहे होंगे ये पोर्शन, ये देखो, ये ऐसे जाली जैसा, सबको दिख रहा होगा, मैं इसलिए कलर से भी हाईलाइट कर ले रहा हूं। तो ये जो पूरा जाल जैसा स्ट्रक्चर है ये बेटा अपन को क्या बोल रहा है? रीटी टेस्टिस। पूरा जाल जैसा स्ट्रक्चर हमको क्या बोल रहा है? रीटी टेस्टिस। अब आप देखो रीटी टेस्टिस के बाद आपको ऐसे स्ट्रेट वाले डक्ट्स दिख रहे हैं, दिख रहा है ये देखो, ये स्ट्रेट डक्ट्स हैं। तो ये जो स्ट्रेट डक्ट्स हैं, ये वाला जो पूरा स्ट्रेट डक्ट्स है, इनको हम क्या बोलेंगे? ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। ये जो स्ट्रेट वाले डक्ट्स है इनको हम क्या बोले थे? ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। अब आप ट्यूब्यूलाई रेक्टाई के बाद देखोगे आपको मिलेगा वासा इफ्रेंशिया। क्या मिलेगा आपको? वासा इफ्रेंशिया। ये वाला पोर्शन यहां पर, ये जो मर्ज हो रहे हैं ना आपस में, एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं, ये हो गया वासा इफ्रेंशिया। फिर वासा इफ्रेंशिया के बाद फाइनली जो पूरा ये रेड वाला पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब ये जो पूरा रेड वाला पोर्शन है यहां पर,
तो ये जो पूरा रेड से यहाँ पर पोर्शन बना हुआ है ये पूरा एपिडिडाइमिस है। यहाँ पर देखिए कैपुट एपिडिडाइमिस लिखा है, ये बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस है और नीचे सबसे पोर्शन क्या है, टेप। उसके बाद अगर आप देखेंगे अब जो ट्यूब ऊपर जा रही है सारी चीजों को लेकर उसे हम क्या बोल रहे थे, मास डिफरेंस, राइट। तो ये वाली स्लाइड में आपको और एक बार आपका रिवीजन हो गया, जो एक्सेसरी डक्ट्स है अभी जो अपन ने पढ़ा वो एक्सेसरी डक्ट्स का अरेंजमेंट किस तरीके से रहता है। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स और जो ग्लैंड्स हैं उनका बेसिकली कंपोजिशन है, उनका अपना एक इंपॉर्टेंस है, कुछ सिक्रीशन करते हैं वो अपने में से, राइट। तो वो सारे जो सिक्रीशंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पहले लिखा है सेमाइनल वेसिकल, तो सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड कंडीशन है। सेमाइनल वेसिकल को हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय। सेमाइनल वेसिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राशय। अब सेमाइनल वेसिकल जो है वो पेयर्ड है, दो है। इट इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब बेटा ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर वर्ड आया है मतलब कुछ ना, ये जो एपिथेलियम है इसका फंक्शनिंग क्या होगा, सिक्रीशंस होगा, सिक्रीटरी नेचर के होंगे। तो लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सेमाइनल वेसिकल से जो भी सिक्रीशन निकलता है उसमें टोटल सीमन का, सीमन मतलब वीर्य, टोटल सीमन का बेटा कितना परसेंटेज होगा, 60 to 70%। सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है उसका नेचर कैसा होगा, अल्कलाइन। अब अगर अल्कलाइन नेचर है तो उससे हमको क्या जानना है, क्या जरूरी है कि इस अल्कलाइन सिक्रीशन की वजह से जो मेल यूरिनरी ट्रैक्ट हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो, उन सारे ट्रैक्ट में जो भी एसिडिटी है, अब ये तो मेल वाला पार्ट है, अब मेल का जो पेनिस है वो पेनिस एक कॉमन पैसेज है। किसके लिए कॉमन पैसेज है बेटा, यूरिन के लिए और किसके लिए, स्पर्म के लिए। बोलने का मतलब यूरिन और स्पर्म जो है वो मेल्स में एक ही पैसेज शेयर करते हैं। तो क्या है, अब हमारा जो यूरिन है वो यूरिन हमारा जो है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट रहते हैं जिसके कारण उसका पीएच स्लाइटली थोड़ा सा एसिडिक की तरफ होता है। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, राइट, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज रखने के लिए हमको सेमाइनल वेसिकल का जो अल्कलाइन सिक्रीशन है वो उस यूरिन से होने वाली एसिडिटी को न्यूट्रल रखता है, राइट। अब जो सेमाइनल वेसिकल है उसके कंपोजिशन क्या है, मतलब उनमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें प्रेजेंट है। इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है, इसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट है। अब ये जो फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज का फंक्शन या ये जो फ्रक्टोज है ये स्पर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्पर्म के लिए फ्यूल के जैसा काम करता है, सही है। तो मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, फ्रक्टोज जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर स्पर्म के फ्यूल के लिए काम कर रहा है, स्पर्म के मूवमेंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है फिब्रिनोजन। अब ये फिब्रिनोजन लोग क्या करते हैं, ये फिब्रिनोजन लोग सारे जो स्पर्म्स रहते हैं उन स्पर्म्स को आपस में चिपका देते हैं। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो फिब्रिनोजन है इन लोग सारे के सारे जो स्पर्म्स हैं इनको क्या करते हैं, आपस में चिपका देते हैं, क्लॉट कर देते हैं, राइट। थर्ड है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से क्या होता है, जैसे ही स्पर्म इजैकुलेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स किसमें असिस्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स किसमें हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कंपोनेंट है वो सेमाइनल वेसिकल का है, लेकिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब सीमन में प्रेजेंट रहता है और ये सीमन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाता है तब वो स्पर्म्स प्रॉपरली अच्छे से फर्टिलाइजेशन वाली जगह तक, एम्पुलरी स्टिमुलस जंक्शन तक पहुंच पाए, उसके लिए इनको कौन असिस्ट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, राइट।
सेकेंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर, यूबी मतलब यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे रहेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो है सिंगल, लेकिन वो 5 अलग अलग लोब्स का बना है। 5 लोब्स का बना है मतलब ऐसा 5 इंडिविजुअल लोब्स हैं। लोब्स मतलब भाग, अलग अलग भाग है, वो दोनों आपस में जुड़कर एक सिंगल ग्लैंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट। इट इज मेड अप ऑफ 5 लोब्स। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये टोटल सीमन का कितना परसेंट शेयर करता है बेटा? 30% शेयर करता है। यहाँ पर हमने लिखा था सेमाइनल वेसिकल कितना करता है? 60 to 70% करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कंपोजिशन 30% है सीमन का। इसका भी जो सिक्रीशन है या नेचर आप बोल सकते हैं दैट इज अल्कलाइन, ठीक, मिल्की सिक्रीशन है। कंपोजिशन, अब कंपोजिशन में प्रोस्टेट ग्लैंड में एक है कैल्शियम, दूसरा है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर पीएसए। इसका फंक्शन मैंने लिखा है लिक्विफाइज स्पर्म। अब ये स्पर्म को लिक्विफाई क्या करता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम में समझाता हूं, पहले आप ये सुन लीजिए। थर्ड एक्सेसरी ग्लैंड है काउपर्स, जिसे हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। काउपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कैसे हैं बेटा? पेयर्ड हैं। तो ये नीट में आप याद रखिएगा, कभी कभार किसी एमसीक्यू में आपको ये पूछ सकता है कि एक्सेसरी ग्लैंड्स कैसे हैं, मैच दी फॉलोइंग में आ गया। अब जैसे सेमाइनल वेसिकल में हमने पेयर्ड पढ़ा है, तो सेमाइनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल पेयर्ड हैं, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है। सिंगल ग्लैंड जरूर है, लेकिन ये सिंगल ग्लैंड कितने डिफरेंट लोब से मिलकर बना है? 5 लोब से मिलकर एक सिंगल ग्लैंड बना है, राइट। काउपर्स बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का लोकेशन बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी बुक में जिस भी ऑर्गन का, जिस भी पार्ट का लोकेशन मेंशन किया है वो याद रखना मैंडेटरी है, राइट। लोकेशन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंस होते हैं, उनसे एमसीक्यूज आता है, उनसे मैच दी फॉलोइंग आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में सिंगल मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं। तो काउपर्स बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड लैटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा ओपन्स इनटू पिनाइल यूरेथ्रा। अब बेटा ये जो पिनाइल यूरेथ्रा है ना, ये पेनाइल यूरेथ्रा जो है ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे पेनिस वाले हेडिंग में, राइट। मतलब जो यूरेथ्रा है ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक पिनाइल यूरेथ्रा होता है जो पेनिस में रहता है, एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रहता है, राइट। सेकेंड, नेक्स्ट, काउपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन का नेचर क्या है? तो स्लाइमी है, जेली लाइक सिक्रीशन है। अब क्या याद रखोगे, यहां पर भी लिखा है न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। अब ये वाला सिक्रीशन और ये वाला सिक्रीशन, दोनों सिक्रीशन क्या करते हैं बेटा? ये एसिडिटी को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। एक जगह से सिर्फ सिक्रीशन से एसिडिटी न्यूट्रल नहीं हो सकती, तो हमारे जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उन एक्सेसरी ग्लैंड्स में 2 ग्लैंड्स ऐसे हैं जो लोग एसिडिटी न्यूट्रल करने का हेल्प करते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि जो एसिडिटी हम न्यूट्रल बोल रहे हैं वो एसिडिटी कहां से डेवलप हो रही है, राइट। क्योंकि मेल्स में यूरिन और स्पर्म का पैसेज क्या है बेटा? सिंगल है, ठीक है। लास्ट इसमें लिखा है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। क्या लिखा है? लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन का मतलब आपको पता है, अगर हम लुब्रिकेंट मतलब जैसे हम 2 व्हीलर में इंजन ऑयल डालते हैं, 4 व्हीलर में इंजन ऑयल डालते हैं, साइकिल में हम ऑयलिंग करते हैं चेन में, तो ये जो लुब्रिकेशन लिखा है यहाँ पर बेसिकली ये क्या कर रहा है? घर्षण, जिसे हम इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं, ये फ्रिक्शन या घर्षण से रोक रहा है। अब फ्रिक्शन और घर्षण कहाँ हुआ, ये इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो फ्रिक्शन और घर्षण का मतलब ये हुआ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस होगा, समझ रहे हैं सब लोग? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस होगा, जब मेल का पेनिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करेगा, एंटर करने के लिए, एंटर करते समय क्या होगा? अब पेनिस भी टिश्यू का बना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी पूरे मस्कुलर और टिश्यू का पार्ट है, तो अगर 2 टिश्यू वाले पार्ट के बीच में कोई जेली जैसा या कोई सिक्रीशन नहीं रहेगा जो लुब्रिकेशन दे, तो उससे क्या होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस सक्सेस नहीं हो पाएगा। मतलब 1-2 बार के बाद ही या तो पेनिस में या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में घाव हो जाएंगे, छिल जाएंगे, जिससे प्रॉपर जो स्पर्म का ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए
जो मेल के ये जो ग्लैंड्स है, अगर आपसे पूछा गया कि लुब्रिकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनिस का किसका है, तो आप किसे टिक करेंगे बेटा, काउपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जैसा मेल में एक्सेसरी ग्लैंड्स है ना, वैसे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी फीमेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। उनमें भी जो ग्लैंड्स हैं उनके कुछ सिक्रीशन किसमें हेल्प करेंगे बेटा, लुब्रिकेशन, राइट। बाकी और डिटेल अपन आगे टॉपिक्स में जाएंगे। तो ये था एक्सेसरी या सेकेंडरी ग्लैंड्स का सारा नोट्स। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये 3 मार्क शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस में पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये है हमारे एक्सेसरी ग्लैंड का स्लाइड, एकदम क्लियर कट स्लाइड है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग की है अपन पेनिस से, टेस्टिस से, ये टेस्टिस था, फिर टेस्टिस के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है एपिडिडाइमिस, टेस्टिस से स्टार्ट किए, सेकेंड अपन को यहाँ पर क्या दिखा है, एपिडिडाइमिस, फिर देखिए एपिडिडाइमिस से क्या निकल रहा है, डक्टस डिफरेंस। डक्टस डिफरेंस मतलब वही वास डिफरेंस, राइट। तो ये डक्टस डिफरेंस हो गया, वास डिफरेंस हो गया। फिर देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये जो वास डिफरेंस है ये पहले जाकर यूरिनरी ब्लैडर का चारों चक्कर मारता है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर का चक्कर मारा, ये देखिए डक्टस डिफरेंस ऐसा हुआ। फिर आप देखेंगे कि पीछे की तरफ से ऐसा, पीछे की तरफ से ये कौन सा पोर्शन है बेटा, देखो सेमाइनल वेसिकल। अभी अपन पढ़े ना सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, तो ये हो गया सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल के अंदर गया, उसके डक्ट के साथ मिला। तो यहाँ पर हमको क्या याद रखना है कि जो वास डिफरेंस है, डक्टस डिफरेंस है, और जो सेमाइनल वेसिकल का डक्ट है, इन लोग आपस में मिलकर क्या बनाए थे, जल्दी बताओ, अभी पढ़े हैं। इन लोग आपस में मिलकर बनाए थे इजैकुलेटरी डक्ट। आपस में मिलकर क्या बनाए थे, इजैकुलेटरी डक्ट। अब सेमाइनल वेसिकल के बाद देखो क्या लिखा, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो आपको ऐसा दिख रहा होगा, राइट। लेकिन यही जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें इस तरीके से 5 डिफरेंट लोब्स बने हैं। अगर आप इसका एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू दोनों देखोगे ना अच्छे से, तो आपको क्या दिखेंगे बेटा, लोब्स दिखेंगे। तो ये हो गया, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड। देख लो ये पोजीशनिंग भी, ऐसे वाले डायग्राम भी आपको एग्जाम में पूछेगा, और लेबलिंग आपको राइट साइड में छोड़कर ये पूछेगा कि भाई आप ये लेबलिंग बताओ, करेक्ट। तो ये हो गया सेमाइनल वेसिकल, ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर देखिए यहाँ पर आपको ऐसे 2 ग्लैंड्स दिख रहे होंगे, मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ, इस तरीके से ग्लैंड्स है यहाँ पर। तो ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं ये क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये सेमाइनल वेसिकल, ये बल्बोयूरेथ्रल, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल, ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं, तीनों, इनको साथ मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड। साथ मिलाकर हम इनको बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ये मैं आपको पेनिस वाले स्लाइड में क्लियर बताऊंगा, क्योंकि ये जो दोनों टिश्यूज हैं ये कौन से पार्ट से रिलेटेड है बेटा, पेनिस। अब आप देखो सबसे आखिरी में यहाँ पर यूरेथ्रा लिखा है ना, यहाँ पर यूरेथ्रा, तो ये वही पिनाइल यूरेथ्रा है। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, ओपन्स इनटू पिनाइल यूरेथ्रा, तो यही ये जो डायग्राम है, ये जो यूरेथ्रा बता रहा है, ये कौन सा यूरेथ्रा है बेटा, पिनाइल। देखो आसान है, पिनाइल वर्ड है, पिनाइल वर्ड कहाँ से आया, पेनिस से। तो पेनिस के अंदर का जो यूरेथ्रा का पार्ट है दैट इज पिनाइल यूरेथ्रा, ऑलराइट। चलिए, तो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स का डायग्राम अपन ने कवर कर लिया। अब इसके बाद जो हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स का सीक्रीशन पढ़ा है, उस सीक्रीशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और क्या जान लेते हैं, सीमन क्या होता है। सीमन को हम क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में सीमन के लिए क्या वर्ड यूज होता है, वीर्य। क्या वर्ड यूज होता है सीमन के लिए, वीर्य। सो सीमन क्या है, कंपोजिशन देखते हैं। स्पर्म प्लस सीक्रीशन फ्रॉम एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये तीनों ग्लैंड्स का सीक्रीशन और स्पर्म, इन दोनों को साथ में मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सीमन। अब सीमन का नॉर्मल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मतलब आइडियली अगर एक मेल हेल्दी है, अगर उस मेल का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब हेल्दी हैं,
अंदर का फंक्शनिंग अच्छे से चल रहा है, तो कायदे से उसके सीमेन का नॉर्मल वॉल्यूम कितना बनना चाहिए, 3 to 4 ml, करेक्ट। पीएच कितना होना चाहिए, 7.3 से 7.5। हम एकदम 7.3 नहीं बोल सकते, एकदम 7.5 नहीं बोल सकते, हाँ इन दोनों के बीच में ही इसके पीएच की वैल्यू रहेगी। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, मतलब अगर किसी मेल ने इजैकुलेशन किया, करेक्ट, तो इजैकुलेशन करने के बाद जो सैंपल है सीमेन का वो कितना बाहर आना चाहिए, कितना होना चाहिए, 20 to 120 मिलियन पर ml। ध्यान दीजिएगा, 1 ml सीमेन में स्पर्म का कितना क्वांटिटी होना चाहिए, 20 से 120 मिलियन। ये पर ml है ना, पर ml मतलब 1 ml है। अब 2 ml हो गया तो 40 से 240 हो गया, 3 ml 4 ml। तो ध्यान रखिएगा, मैंने जो यहाँ लिखा है ना ये पर ml में लिखा है। क्या लिखा है, पर ml में, ध्यान दीजिएगा। अब क्या लिखा है मैंने यहाँ, आइडियली स्पर्म सैंपल शुड हैव। अगर हम एक मेल के स्पर्म का सैंपल देखते हैं तो उस सैंपल में हमको क्या चेक करना है, क्या होना चाहिए आइडियली, तो उस सैंपल में 60% स्पर्म के शेप नॉर्मल होना चाहिए। अभी जब हम स्पर्म का डायग्राम पढ़ेंगे, बुक में जो डायग्राम है उसमें आपको पता चलेगा कि स्पर्म का शेप 60% स्पर्म्स का शेप नॉर्मल होना चाहिए, और उस सैंपल में जो 40% स्पर्म है उनका मोटिलिटी विग्रस होना चाहिए। विग्रस मतलब फास्ट, वो फास्ट तभी होंगे जब वो स्पर्म्स हेल्दी होंगे, करेक्ट। तो 60% का नॉर्मल शेप होना चाहिए, 40% की मोटिलिटी क्या होनी चाहिए, विग्रस, तभी जाकर जो स्पर्म है वो प्रॉपर अपना फंक्शन कर पाएगा। ऑलराइट, तो ये था सीमन और कंपोजिशन। अब यहां पर मैंने कुछ टर्म्स मेंशन किए हैं जो स्पर्म के कंडीशन के बारे में हमको बताता है। पहला है बेटा ओलिगोस्पर्मिया। क्या लिखा है मैंने, ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया क्या है, स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन पर ml। अगर स्पर्म का वॉल्यूम 20 मिलियन या उससे कम हो गया पर ml में, 1 ml में अगर स्पर्म का वॉल्यूम 20 मिलियन या उससे कम हो गया तो उस कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया बोलेंगे। नेक्स्ट है एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया मतलब लगभग उस सैंपल में स्पर्म्स ना हो, थोड़े बहुत रहे, एकदम ना के बराबर हो, करेक्ट। तो ये हो गया एजूस्पर्मिया। थर्ड है एस्थेनोस्पर्मिया। अगर सैंपल में जो स्पर्म्स हैं उनकी मोटिलिटी प्रॉपर नहीं है, उनका मूवमेंट अच्छा नहीं है, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। नेक्स्ट है टेराटोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया मतलब अगर स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल रहे, जैसा आइडियल मॉर्फोलॉजी आउटर स्ट्रक्चर होना चाहिए, अगर वैसा ना मिले हमको तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेराटोस्पर्मिया। ऑलराइट, चलिए। सो ये सारे टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहां से स्टार्ट किए, टेस्टीज के स्ट्रक्चर्स देखे, फिर आपको मैंने और एक लेयर्स को शो करने के लिए इमेज शो किया, फिर यहाँ एपिडिडाइमिस का एक स्लाइड हमने देखा। इसमें मैंने आपको एपिडिडाइमिस के जो डिफरेंट पार्ट्स है उनका जो सिग्निफिकेंस है वो समझा दिया कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, ये काम करते हैं। फिर उसके बाद हमने इंग्विनल कैनाल या स्पर्मेटिक कॉर्ड की तरफ देखा, उसमें आपको डायग्राम डिस्कस किया, पैसेज। फिर इंग्विनल कैनाल पढ़ा हमने, इंग्विनल कैनाल और स्पर्मेटिक कॉर्ड। कॉर्ड याद रखिएगा। एक्सेसरी और सेकेंडरी डक्ट्स पढ़े हमने, रिटी, टेस्टिस, वासा, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। फिर आपको इजैकुलेटरी डक्ट बताए, स्थलर नलिका, वास डिफरेंस बताए, करेक्ट। फिर हमने ये डायग्राम डिस्कस किया जिसमें ट्यूब्स और एक बार पढ़े हम। फिर इसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स के तीनों टाइप्स, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शनिंग है, और ये उनका हो गया डायग्राम। लास्ट स्लाइड थी सीमेन की जिसमें हमने कंपोजिशन पढ़ा और जो कुछ टर्म्स है जो स्पर्म्स से रिलेटेड है उन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। ऑलराइट, सो इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो आपको धीरे धीरे, मैं आपको टॉपिक वाइज इसलिए बता रहा हूं ताकि मान लीजिए आपको किसी टॉपिक को इंडिविजुअल पढ़ना है, पूरा पार्ट नहीं पढ़ना है, तो आप वो सिर्फ टॉपिक के वीडियो को ही देखकर चीजों को समझ सकते हो। ओके, सो थैंक यू।